दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यूपीएससी सीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन का ये वीडियो नंबर 2 है। इसके पहले वीडियो नंबर 1 अपलोड किया जा चुका है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो नंबर 1 को देखिए। और इस श्रृंखला में हम यूपीएससी सीएसई और साथ में सीडीएस सीएपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। और इसमें आज हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन को यहाँ पर कंपाइल किया है। तो ये क्वेश्चन इसी बार 2022 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ देखिए, अशोक के प्रमुख शिलालेख वह स्थान जिस राज्य में स्थित है। यहाँ पहला दिया धौली। धौली उड़ीसा में है, बिल्कुल बात सही है। और ये जो धौली है इसका संबंध अशोक के ऊपर लिख ही दिया कि अशोक के शिलालेख हैं, उड़ीसा में स्थित है धौली। और धौली का नदी पूछे तो नदी याद रखिएगा, दया नदी। ये दया नदी के किनारे है, इस बात को भी आप आगे के लिए ध्यान रखिएगा। धौलवेश्वर मंदिर भी ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में ही है, धौली में ही स्थित है। अगला है एरगुडी। एरगुडी कहाँ है? कुर्नूल आंध्र प्रदेश में है, तो ये भी सही सुमेलित है। एरगुडी कहाँ है? तो कुर्नूल आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला जौगढ़। जौगढ़ भी उड़ीसा में स्थित है, तो ये तीसरा वाला गलत हो जाएगा। चौथा दिया कालसी। कालसी है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का, जहाँ जगचर मिलता है वहाँ पर स्थित है। तो एक कलसी कर्नाटक लिखा, ये भी गलत है, ये भी गलत। तो इसमें सही सुमेलित क्या है? 1 और 2, यानी केवल 2 युग्म सही सुमेलित है। बी वाला इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर पूछ रहा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ राजा और दूसरी तरफ राजवंश दिया है। अगला नन्नुक चंदेल वंश का इसका संबंध था क्या? बिल्कुल बात सही है। जय शक्ति और विजय शक्ति दोनों नाम ध्यान दीजिएगा, ये भी चंदेल वंश से ही संबंधित थे, ना कि परमार वंश से। तो विजय शक्ति और जय शक्ति ये 2 काट दीजिए। नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार, ये बिल्कुल सही है। भोज ये परमार वंश से ही, राजा भोज परमार वंश से ही संबंधित थे, तो ये राजा भोज 1000 से लेकर 1050 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। तो यहाँ चौथा गलत और दूसरा गलत, यानी कितने पेयर सही हैं? 1 और 2, केवल 2 युग में यहाँ पर भी सुमेलित है। आंसर इसका भी हो जाएगा बी, दूसरा सुमेलित है। अगला प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? यहाँ पर ये यानी दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में पूछ रहा है। संगम कविताओं में भौतिक संस्कृत का कोई संदर्भ नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी साहित्य हो, चाहे संगम साहित्य हो या फिर संगम साहित्य के अलावा आप देखते हो भक्ति साहित्य हो, कोई भी आपका साहित्य दे दिया जाए, भौतिक संस्कृत का कोई संदर्भ ही नहीं है। भौतिक का मतलब हुआ जो आपको दिखता है संस्कृत, जैसे आपका स्थापत्य कला में हो गया, मंदिर स्थापत्य कला हो गया, आर्किटेक्चर हो गया। तो संगम साहित्य पूरा मंदिर से ये गोपुरम से लेकर के कितने द्रविड़ शैली में मंदिर बने हुए हैं, पूरा भरा पड़ा है। तो ये आपका गलत हो गया। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। आगे देख लेते हैं। संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं, इतनी समर गाथाएं हैं, तो यहाँ पर भी नेगेटिव चीज़ है, इसको भी हटा दीजिए। संगम साहित्य में जदुई ताकतों को असंगत बताया गया, नहीं, इनको क्या बताया? रेशनल बताया गया, तो ये भी गलत, यानी ये बी वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इस प्रकार जब भी क्वेश्चन आए तो आप ऑप्शन पे विचार कीजिए। तो वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था, क्योंकि आप सीधे जब तक आप वहाँ सोचोगे नहीं, सीधे आंसर आपको मिलने वाला नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछ रहा है कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा कि किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? पर्शियन ट्रांसलेशन इसका यानी किसने किया? तो ये आगे के लिए याद कर लीजिए ऐसे फैक्ट। योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद निजामुद्दीन पानीपत के द्वारा किया गया। और ये कब किया जाता है? 1500। कब किया जाता है? 1597। और आपको पता है कि 1597 में किसका शासनकाल था? अकबर का। किसका शासनकाल था? अकबर का। तो ये योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपत के द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया 1597 में। और इस समय शासनकाल किसका है? अकबर का। लेकिन याद रखिए, निजामुद्दीन पानीपत से रिक्वेस्ट किसके द्वारा किया गया था? जहांगीर ने निवेदन किया था। लेकिन जब निजामुद्दीन पानीपत ने इसका ट्रांसलेशन किया तब शासनकाल किसका था? अकबर का। दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अगला ये करंट से रिलेटेड भी था,
और ये पूछा भी गया। हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है? अब रामानुज का दर्शन यहाँ सीधे पूछा जा रहा है। रामानुज यानी सीधे इनका जो दर्शन है विशिष्ट अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। शंकराचार्य के शिष्य थे और इनका दर्शन जो किस नाम से जाना जाता है? विशिष्ट द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। विशिष्ट अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता। इनका जो दर्शन है विशिष्ट अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता। विशिष्ट अद्वैतवाद, ये ध्यान दीजिएगा, ये भगवान जो विष्णु थे, विष्णु की अनन्य भक्ति में विश्वास रखते थे। यानी विष्णु का मतलब हुआ अलवार, अलवार की तरफ इनका झुकाव था। अलवार, दो प्रकार की भक्ति शाखाएं चली थी दक्षिण भारत में, एक नैनार, और हमने जो नैनार को याद किया, ना से नैनार, ना से नास, नैनार नास, तो तुरंत नैनार में हमको कन्फ्यूजन कभी नहीं होता। शिव ऐसे आप भी याद कर लिए, नैनार से यानी नास, नास करते हैं तो नास याद रहेगा। नैनार ये शिव के उपासक थे, अलवार जो विष्णु के थे, तो ये विष्णु के उपासक थे। इनका मानना था कि भक्त को भगवान विष्णु की अनन्य भक्ति में डूब जाना चाहिए, और जब अनन्य भक्ति में आप डूबोगे तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन क्या है? भक्ति है, भक्ति। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी इस क्वेश्चन का पहला वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था। वेद शाश्वत, आत्म प्रतिष्ठित व पूर्णतया प्रमाणिक हैं, ये बात कौन करते हैं? तो दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो वाला ध्यान होगा। तर्क संगत युक्तियाँ सर्वोच्च आनंद के मौलिक माध्यम थे, तो ये आपकी अद्वैतवाद दर्शन जो शंकराचार्य का था वो बात करते थे। ध्यान के माध्यम से मोक्ष पाया जा सकता है, तो ये योगा दर्शन, ये सब इसमें ये ध्यान की बात की जाती है। तो आगे आइए। हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आइए देखिए, सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। सोमनाथ मंदिर पहले जान लीजिए गुजरात है। इसका आपने सुना होगा कि 1024 ईस्वी में किसके द्वारा? तो आपने सुना होगा एक विदेशी लुटेरा आया था जो 17 बार भारत पे हमला किया। आप समझ गए होंगे हम बात किसकी कर रहे हैं, तो बताने की ज़रूरत नहीं। तो उसी समय सोमनाथ मंदिर पे भी अटैक हुआ था, उसके बारे में आपको पता होगा। भीम सेकंड उस समय शासन हुआ, यहाँ का राजा हुआ करता था। तो ये पहला सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है, सही बात है। अल बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया। जब ऐसे कोई नाम दे दिया जाए तो मोस्टली ये सही ही होता है। अब यहाँ फैक्ट जो तीसरा स्टेटमेंट ये आपका फंसाया है। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन के द्वारा की गई नहीं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनके द्वारा इसकी नींव रखी गई। तो ये तीसरा हो गया गलत। और जैसे ही तीसरा गलत हुआ, ये कटा, सही जवाब क्या निकल गया? केवल पहला, 1 और 2 सही है। तो इस बार के पेपर में भी आपने देखा सीधे एलिमिनेशन मेथड काम कर रहा था। तो यहाँ पर भी इंग्लिश वाला देख लीजिए। तो यहाँ पर आपका इंग्लिश वाले से आप इसमें कर सकते हैं, इंग्लिश वाला भी आप इसमें देख के कर लीजिए। इसके बाद ये इंग्लिश वाले क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन आपके सामने हैं, तो ये आपका आप करिएगा। तो ये आज यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।